चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 टू 8 का जो विज्ञान जो चल रहा है, महा रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है एनसीईआरटी आगे 6 क्लास का बायोलॉजी का अध्याय 1 पढ़ेंगे, भोजन के घटक। और इसी तरह हम सारे अध्याय को खत्म करेंगे और आगे 6 क्लास का जितने भी टॉपिक हैं इसमें सारा मैं पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद 7 क्लास का बायोलॉजी होगा, 4th क्लास का होगा। इसी तरह सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। अभी हिस्ट्री का बना चुका हूँ, पॉलिटी का बना चुका हूँ, ज्योग्राफी का बना चुका हूँ। जो भी एनसीईआरटी आधारित जो भी एग्जाम देने जाते हैं, वो आप पढ़ के जा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही तैयार किया हुआ ये है, याद रखिएगा। और ये उस तरह का है कि आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा। आप नहीं विश्वास है तो मेरा चाहिए, लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 तक का मास्टर क्लासेस है, जिसमें टॉपिक वाइज भी है और एक साथ जोड़ा हुआ भी है। आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हुए चलते हैं आगे टॉपिक का भोजन के घटक। हम लोग भोजन जो करते हैं उसमें क्या-क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, क्या हैं? तो पोषक के तत्व में बात करें, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो पोषक तत्व क्या है? वे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इससे क्या होता है? वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत होता है, मजबूती मिलता है। अब 5 में पोषक तत्व में देखेंगे तो 5 में पहला हम कार्बोहाइड्रेट को रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है मेरा, वो हमारे क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देने की काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें होंगे? चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, पपीता ऐसे जो है तत्व में आपको मिलेगा। उसी तरह फैट की बात करें, फैट मतलब होता है वसा। वसा की बात करेंगे तो वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। सोचिए कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। वसा आपको तेल, घी, मक्खन, मूंगफली ये सब आपको देखने को मिलेगा। तेल मिलेगा, ठीक है? तेल मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, मूँगफली मिलेगा, मांस मिलेगा। ये सब में आपको वसा मिलेगा। इसी तरह पॉइंट नंबर तीसरा देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जो कि तीसरे नंबर का तत्व जो है, पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, जो कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में मदद करती है। शरीर की क्या करेगी? वृद्धि और मरम्मत करेगी। जैसे दालें, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन ये सब हैं। तो प्रोटीन की अगर बात कर रहे हैं जिसमें दाल होगा, पनीर होगा, अंडा होगा, मछली होगा, सोयाबीन, इस सब में आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। इतना आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन जो है हमारा 4th नंबर का है। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोगों से शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है? रोग से हमारी शरीर की रक्षा करेगा। और रक्षा करेगा तो कैसे विटामिन पाएँगे? तो फल से, सब्जी से, दूध से पाएँगे। और सबसे अच्छा चीज़ सूर्य के प्रकाश से विटामिन पाएँगे, जो कि विटामिन डी पाते हैं। ये बात हो गई। और बातें करें तो सुनिए, खनिज जो है 5वां है। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज भी हमारे शरीर के लिए बहुत भूमिका निभाता है क्योंकि उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? जैसे नमक हो गए, पालक हो गए, दूध हो गए और केला, ये सब खनिज हैं। इसमें खनिज की मात्रा आपको मिलेगी, मिनरल्स की मात्रा मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गए? ये वीडियो तो आप नलिन अकाडमी पे देख रहे हैं, नलिन अकाडमी 2 पॉइंट पे भी देख सकते हैं, अभी नहीं, बाद में। देखिए, कैरियर्स की बात करें और नलिन अकाडमी 2.0 पर जो है स्पेशली जो रेलवे का लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी तरह का लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो उस पे आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब डेली उस पे लाइब्रेरी का ही वीडियो आएगा, अन्यथा और कोई वीडियो नहीं आएँगे। हाँ, जीके जीएस का शॉर्ट वीडियो आते रहेगा, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें मिनरल के रूप में, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, देखिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपको ये सब पदार्थ खाने को मिलेगा, फैट में ये मिलेगा, प्रोटीन में आपको जान ही रहे हैं अंडा-वंडा सब मिलेगा, मांस, मछली सब मिलेगा। अब फाइबर की बात करेंगे, फाइबर में मिनरल की मतलब खनिज की बात करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है? और भी है मतलब कि फाइबर के रूप में देखा जाए मतलब कि मान लीजिए सब्जी हो गया, हरी सब्जी खाइए, ये सब विटामिन के रूप में, फाइबर मतलब विटामिन के रूप में आप देखिएगा। और एक चीज़ और भूल गया, 4 ही दिया है, एक और पिक्चर भूल गया, इसमें ऐड कर लीजिए मिनरल, खनिज, ठीक है? याद रखिएगा। जो कि नमक-वमक यहाँ पे नहीं दिया है, नमक-वमक, दूध-वूध ये सब में मिक्स किया हुआ मिनरल, मिनरल सब में मिक्स करके आता है ना, ये ऐसे ध्यान रखें। तो 5 पदार्थ इम्पोर्टेंट है जिसमें से 4 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि पोषक तत्व का परीक्षण। ठीक है? टेस्ट करेंगे हम लोग कैसे? तो देखिए, यह समझने के लिए
कि किस भोजन में कौन-सा पोषक तत्व है, हम कुछ सरल परीक्षण करते हैं। कुछ सरल समझते हैं, कैसे समझते हैं? जैसे मंड परीक्षण करेंगे, स्टार्च परीक्षण करेंगे। स्टार्च लार्वा की बात करते हैं। तो मंड परीक्षण कहते हैं, स्टार्च परीक्षण है कि भोजन पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। यदि रंग नीला, काला हो जाए, तो इसमें मंड है, मतलब स्टार्च है। क्लियर हो गए। और बात करेंगे प्रोटीन परीक्षण अब चलते हैं। तो प्रोटीन परीक्षण जब करने की बात होगी तो कैसे करिएगा? भोजन के चूर्ण में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाइए, तो समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन परीक्षण हो चुका है और प्रोटीन है। और बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बैंगनी रंग का हो जाए अगर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालिएगा, तो बैंगनी रंग का अगर प्रदर्शित हो जाए, उपस्थिति दिखाए, तो प्रोटीन परीक्षण होगा। जैसे नीला और काला स्टार्च का। अब इसी तरह बात करते हैं वसा परीक्षण, फैट परीक्षण की बात करते हैं। भोजन का या जो भोजन होता है, भोजन को एक कागज पर रगड़ें, ठीक है? यदि कागज पर तेलीय धब्बा आ जाए, मतलब तेल वाला आ जाए, तो समझ जाइए कि इसमें वसा की मात्रा है। अब कोई भी तेल में छना हुआ चीज़ खाइए आप, उसमें तेल जो कागज में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा है वसा, हाई फैट। अब बात करते हैं आहारीय रेशे और जल की बात करेंगे। आहारीय रेशे और जल की बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या होंगे। तो आहारीय रेशे जो होते हैं, इसकी हम जो है आहारी रेशे जिसमें रेशा वाला जो होता है, जैसे मान के चलिए वाटर हो गए। वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम जो रेशा है उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि सुनिए, ये हमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, ये पोषक तत्व नहीं होता। लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे साबुत अनाजा, जो साबुत अनाज होता है, सब्जियाँ होती है, ये सब जो है आहारी रेशे होते हैं। है ना? जिससे हमें कोई पोषक तत्व इससे नहीं मिलता, लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने वाली मदद करता है, तो ये आहारी रेशा ही करता है। ठीक है? सब्जियाँ करेगा। जल की बात करें तो जल भी इम्पोर्टेंट है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को जैसे पसीना, मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे रेशा जो होते हैं, उससे हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन साबुत अनाज, सब्जी जैसे एग्ज़ाम्पल में ये सब जो ग्रहण करते हैं, उससे फ़ायदे होते हैं। ठीक है? अब जल पीते हैं तो पसीना और मूत्र से निकलता है जल, लेकिन जल की आवश्यकता तो होगी ना, पसीना और मूत्र निकल रहा है तो पानी पीजिएगा तभी तो। चलिए, अब है संतुलित आहार की बात करेंगे। संतुलित आहार क्या है भाई? तो सुनिए, वह आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जो है रेशा आहार कहिए, मतलब रुक्षांश कहते हैं ऐसे, आप इसे रेशा आहार के रूप में कहिए या आहार रेशा, और जल सही मात्रा में मौजूद हो, तो संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कि आहार रेशा इम्पोर्टेंट है, जल इम्पोर्टेंट है, ये सब की जो मात्रा है बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी आहार के साथ ज़रूरी है, तो संतुलित आहार होंगे कि नहीं? अब किसी भी चीज़ को अति करिएगा तो आपके लिए हानि है ना? चलिए, मान लीजिए 5वां प्रश्न है अभाज्य अभाज्य कहिए या अभाजन्य कहिए, रोग जो होता है, ठीक है? डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। याद रखिएगा, यदि हम लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी वाला भोजन करते हैं, तो हमें बीमारी हो सकती है। किसी भी पोषक तत्व को अगर कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उससे बीमारी होना ही निश्चित है। ये आप जानते हैं। इसलिए कभी अति किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। देखते नहीं हैं, ज़्यादा चीनी खाने से चीनी पेशेंट हो जाते हैं, कम चीनी खाने से चीनी कम जाती है। तो ये ध्यान रखना कि बैलेंस बनाना है। अब बात करते हैं जिसमें हमारा विटामिन बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए जो है वो क्या करता है? कौन-सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो वो होता है रोग जो होते हैं रतौंधी, छिन्नता आती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होने की संभावना होती है। रात में कम दिखाई देना, ये लक्षण आपको दिखेगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 1 से क्या होता है? बता सकते हैं विटामिन बी 1 से? तो बेरी-बेरी होने की संभावना होती है। और इसमें दुर्लभ पेशियाँ और काम की ऊर्जा में कमी आ जाती है विटामिन बी 1 के कारण, आप जानते हैं। विटामिन सी की बात करें विटामिन सी की बात करें, तो विटामिन सी से क्या होता है कि अस्कार्विक रोग हो जाता है। अस्कार्विक रोग होने के कारण मसूड़े से खून आना, घाव भरने में समय लगना, ये सब होते हैं।
अब बात करते हैं विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की बात क्या है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, सूखा रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। समझ गए? चलिए, ये बात तो है। अब देखिए यहाँ पे विटामिन खनिज और कमी होने वाले रोग की बात करेंगे, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं। इसकी कमी अगर हो गई तो कैल्शियम की अगर कमी होगी तो हड्डी और दांत जो है खराब हो जाएगा। कमजोर हड्डियां दांत खराब कर देते हैं। कमजोर हड्डियां, दांत खराब होना, ये सब लक्षण आपको कैल्शियम की कमी से दिखेगा। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन जो है घेंघा रोग होने की संभावना है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो। गर्दन की ग्रंथि का फूलना, ये हमारा क्या है, आयोडीन की कमी के कारण है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन अगर नहीं होगा तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, अरक्ता हो जाएगी। और शरीर में कमजोर, हमारे शरीर को कमजोरी महसूस होगी, कमजोर कर देगा, ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। 6th क्लास का पहला टॉपिक का एमसीक्यू देखते हैं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा प्रदान जो है करता है या ऊर्जा देने वाला कहलाता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा कहलाता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, आप स्पीड करके ये वीडियो देख लीजिएगा। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का करेंगे? तो वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सही हो गए। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अस्कार्बिक रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है? या अस्कार्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होगा? तो विटामिन सी की कमी के कारण होगा। ये भी क्लियर हो गए। घेंघा रोग की बात करेंगे। घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो हम बताएंगे आयोडीन की कमी से होता है। ये जो पढ़े थे उसी का एमसीक्यू में कन्वर्ट किया था। अब बात करते हैं अध्याय 2, जिसमें पौधों को जानिएगा, ये चैप्टर है, याद रखिएगा। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए इसमें बात करते हैं वर्गीकरण की बात करते हैं। पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। पौधों को उनके आकार, तने की कठोरता और शाखाओं के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। किसको? पौधे को। अब किस रूप में बांटा गया है? तो हर्बल्स के रूप में बांटा गया है, मतलब रेशेदार के रूप में बांटा गया है, झाड़ियों के रूप में बांटा गया है, ठीक है? और वृक्ष के रूप में बांटा गया है। शाख मतलब छोटे-छोटे वाले चीज़, जैसे मान लीजिए शाख की बात करेंगे। तो शाख की बात करेंगे तो ये छोटे पौधे होते हैं, जिनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें शाखाएँ बहुत कम होती है, जैसे धान, गेहूँ, टमाटर, ये सब जो है शाख में आते हैं। और झाड़ियाँ जो होती है, इसमें जो है इनका तना कठोर होता है, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, और शाखाएँ तने के आधार पर नीचे से निकलती है, जैसे नींबू, गुलाब, ये सब निकलती है, तो ज़्यादा नहीं होती। एक होता है वृक्ष, ट्रीज़, ये बहुत ऊँचा होता है, इनका तना मजबूत होता है, मोटा होता है, गहरा होता है और भूरा होता है। शाखाएँ भूमि से काफ़ी ऊँचाई पर निकलती है, जैसे आम, नीम, बरगद, ऐसे एग्ज़ाम्पल होते हैं। अब इसमें विशेषता की बात करेंगे, विशेष प्रकार की बात करेंगे, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है क्रीपर्स बोलते हैं इसे, और हिंदी में हम इसे विसर्पी लता बोलते हैं। लता मतलब लंबा, जो दीवारों पे चढ़ के किसी के सहारे चढ़ना, लता कहते हैं। जिनका तना जो है बहुत कमजोर होता है, वे सीधे खड़े नहीं हो सकते, बल्कि जमीन पर फैल जाते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, या किसी के सहारे दीवार पे चढ़ते हैं। याद रखिए, दीवार पे चढ़ा जाता है, दीवार के सहारे भी चढ़ते हैं। अब एक है आरोही। आरोही मतलब होता है क्लिम्बर्स, याद रखिएगा, जो सहायता मिलने पर किसी ढांचे, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, मटर, ये सब किसी के सहारे चढ़ जाएंगे, याद रखिएगा। कद्दू को भी आप दीवार पे चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तरबूज को भी, लेकिन लता जो है तरबूज का चढ़ेगा तो लटक के टूट जाएगा, क्योंकि बड़े होते हैं तरबूज। और मनी प्लांट ये सब चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अब है तना, जिसे स्टीम बोलते हैं या स्टेम बोलते हैं। तना जो है, तना जो है पौधों का वह भाग है जो जल और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, उसे हम तना कहते हैं। तना में जल के शोषण के लिए बारीक नालिकाएं, क्या होती है? बारीक नालिकाएं होती है। ये हो गए, और बातें करेंगे, बाहरी आवाज को इग्नोर करते चलेंगे। अब चलिए बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है पत्ती की बात करते हैं। अब पत्ती की बात करें, लीफ की बात करें, तो सुनिए,
पत्ती की संरचना और उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब महत्वपूर्ण है तो चलिए जानते हैं क्या है। अब बात करते हैं इसमें पर्णवृंत, वृत्त कहिए, फलक कहिए और शीर विन्यास कहिए। जिसमें जो पर्णवृंत है उसे हम पेटिओले बोलते हैं। पेटिओल बोलिए या पेटिओले बोलिए। यह जो होता है पत्ती का वह भाग है जिसके द्वारा जो है वह तने से जुड़ा होता है। उसी को हम पेटिओल बोलते हैं। क्लियर हो गए? तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने जुड़ते हैं, जॉइंट होते हैं। क्लियर हो गए? अब है फलक। फलक मतलब बता सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। सही बात है, हरे भाग को, पत्ती के जो हरे भाग हैं उसे हम फलक कहते हैं, लैमिना कहते हैं। अब बात करेंगे सीरा विन्यास का। अब देखिए सीरा विन्यास को हम जो कहते हैं उसे हम वेनेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशियन कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? शीरा मतलब वेन, है ना? ऐसे पढ़े थे आप। तो पत्ती पर सिरों द्वारा बनाए गए डिजाइन को शीरा विन्यास कहते हैं, वेनेशियन कहते हैं। अब उसी तरह इसमें जालिका शिरा विन्यास है और समानांतर शिरा विन्यास है। समानांतर मतलब पैरेलल, जालिका मतलब होता है रेटिकुलेटेड। ठीक है? याद रखिएगा। अब इसमें जो है बाहरी आवाज को इग्नोर करते हुए सुनिएगा कि जालिका शिरा विन्यास जो होते हैं, ये शिराएं जाल जैसी होती है, जैसे आम, तुलसी का पेड़ देखे होंगे, जालिका जैसे होती है। समानांतर शिरा विन्यास जो होते हैं, वो शिराएँ एक-दूसरे के समानांतर होती है, जैसे घास, मक्का, केला, ये सब समानांतर रूप से होते हैं, पैरेलल रूप से होंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है? याद रखिएगा। और भी बातें करें, पत्तियों के काज की बात करेंगे, तो हम इसमें पत्तियों के काज को हम समझते हुए चलते हैं, जिसमें वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं और प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते हैं, फोटोसिंथेटिक्स जानते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन की अगर बात कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन जिसे बोलते हैं, इसमें पत्तियाँ जो है जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में छोड़ती है। जल को कहाँ छोड़ती है? वायुमंडल में। प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पत्तियाँ भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्लियर हो गए? और भी बातें करें, जड़ की बात करें, रूट की बात करें, तो जड़ और रूट में बात करेंगे तो जड़ जो होते हैं पौधे मिट्टी मतलब पौधे को जो है मिट्टी में मजबूती से जमा रखती है। जमा मतलब कड़क रूप से जमी रहती है, जल्दी गिरने की संभावना नहीं होती। और मिट्टी से जल व खनिज का अवशोषण भी करती है। कौन? रूट के माध्यम से। रूट अगर है तभी तो जल और खनिज मिलेगा, पौधों को पावर मिलेगा, याद रखिएगा। और बात करें तो मूसला जड़ की बात करें, टैप रूट होता है, एक रेशेदार होता है जिसे फाइबर्स रूट बोलते हैं। अब मूसला जड़ जो होते हैं, एक मुख्य जड़ होता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट जड़ होता है। उससे छोटी 5 जड़ें निकलती है। मतलब एक मेन जड़ हुआ, उसमें से छोटा-छोटा जड़ निकला, उसे हम 5 जड़ कहते हैं। जिसमें चना, मटर आपको देखने को मिलेगा। एक जड़ तो गया और उसमें से छोटा-छोटा, छोटा-छोटा आप देख रहे होंगे, है ना? वो जड़ होता है। एक रेशेदार जड़ हो जो होते हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं होता। सभी जड़ें एक समान गुच्छे में आपको दिखेगी। जैसे गेहूँ का आपका एक जैसा दिखेगा, मक्का दिखेगा, घास, इसमें कोई एक जैसा नहीं रहता है। एक ही बात झुंड में रहता है। याद रखने वाली ट्रिक क्या है, ये हम देखते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या है कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका मतलब शिरा विन्यास होता है, उनकी जड़ें मूसला होती है। जहाँ समानांतर विन्यास होता है, वहाँ जड़ें रेशेदार होता है, जो समानांतर रूप से पैरेलल रूप से होंगे। अब बात करते हैं पुष्प की, फूल की जड़ें की बात करें, फ्लावर की बात करते हैं। तो फूल की अगर बात कर रहे हैं, तो पुष्प जो है, पौधे का जनन अंग है। इसके मुख्य भाग में बाँटा गया है, बाह्यदल के रूप में, पंखुड़ी के रूप में, उकेन पुंज केसर के रूप में, याद रखिएगा, स्त्री केसर के रूप में और बीजांड के रूप में। अब इसके बारे में जानने के लिए आपको हमको समझाते हुए चलना होगा। तो बाह्यदल को हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोला जाता है। सेपल्स बोलते हैं तो कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करने वाली हरी पत्ती को हम बाह्यदल बोलते हैं। पंखुड़ी जो होता है जिसे हम पेटल्स बोलते हैं। ये पुष्प की जो है रंगीन भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, ये होते हैं। आप देखिए पुंज केसर जो होते हैं, स्टेमन जिसे बोलते हैं, स्टेमिन बोलिए, स्टेमन बोलिए। पुष्प का नर भाग होता है, पुरुष वाला भाग होता है। अब इसी का 2 हिस्से में होते हैं। मतलब ये जो पुंज केसर जो होते हैं,
पुष्प का 2 हिस्से में बाँटा होता है। एक परागकोश के रूप में बँटा रहता है, एक तंतु के रूप में बँटा रहता है। ये याद रखिएगा। उसी तरह जैसे पुरुष केशर हो गए, इसी तरह स्त्री केशर हो जाते हैं। इसे हम पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल बोलिए। पुष्प का मादा भाग स्त्री होती है इसलिए मादा भाग। इसके 3 हिस्से होते हैं, मादा में 3 होंगे क्योंकि अंडाशय इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वर्तिकाग्र के रूप में, वर्तिका के रूप में और अंडाशय के रूप में। क्योंकि हम लोग हमें स्पेशल पढ़ाते थे वर्तिकाग्र का जो है एमसीक्यू पढ़ाए हैं, बायोलॉजी का अगर लूसेंट देखें तो यहीं से बटा है। तो ये वर्तिकाग्र आ जाए या वर्तिका आ जाए, अंडाशय आ जाए, ये सब स्त्री केशर है। क्लियर हो गया? विजांड की बात करेंगे तो विजांड क्या है सुन लीजिए। विजांड जो होता है ये अंडाशय के अंदर छोटी-छोटी गोल संरचनाएं होती है जिसे हम विजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? विजांड कहते हैं। क्लियर? अब इसमें एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू सुनिए कि जल का संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पौधे के किस भाग से होता है? तो हम बताएंगे भाई तना से होगा और किससे होगा, है ना? तने से होगा ना। अगर जल का संवहन की बात हो गई, ट्रांसपोर्ट की बात हो गई तो तने से एक दूसरे से मिल जाएगा। जड़ तो वो प्रक्रिया को लेता है, ग्रहण करता है ना? अब देखिए मक्का और घास के पौधों में जो है किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो हम बताएँगे मक्का और घास में दोनों प्रकार की नहीं, रेशेदार जड़ पाई जाती है। इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, है ना? रेशेदार, रेशा होता है उसमें। अब पुष्प का नर जनन अंग जो होते हैं, कौन-सा होता है बताइए? तो नर जनन को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, पुरुष केसर। स्त्री केसर में और याद रखिए पुंकेसर में 2 प्रकार की आपको जो है जनन प्रक्रिया दिखाता है। परागकोश और एक और कौन-सा कोश था? कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं इसमें कि पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो वाष्प के रूप में निकलना वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है ना? प्रकाश संश्लेषण से हमें भोजन प्राप्त होती है। तो ये प्रकाश के संश्लेषण से मतलब सूर्य से हमको भोजन प्राप्त होता है ना? सूर्य के प्रकाश से। तो ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। और याद रखिएगा आगे अध्याय तीसरे की बात करते हैं, जिसमें अध्याय तीसरा में शरीर में गति की बात करते हैं, बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं। अब इसी में टॉपिक है हमारे बॉडी का मूवमेंट, तीसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अध्याय तीसरा। तीसरा में अध्याय क्या है कि शारीरिक जो हमारा गति है, बॉडी मूवमेंट है, उसकी बात करेंगे। मानव शरीर और इसकी गति की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सवाल है वो देखिए, हम अपने शरीर के कुछ हिस्सों को आसानी से घुमा सकते हैं, जबकि कुछ को नहीं। यह सब जो है हमारी हड्डियों मतलब बोन्स और संधियों मतलब जॉइंट्स के कारण संभव होता है। जैसे कंकाल, स्केलेटन की बात करते हैं, तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां जो है मिलकर एक ढांचा बनाती है। हड्डियां, अस्थियां मतलब हड्डी, जिसे हम कंकाल या स्केलेटन के रूप में जानते हैं। यह शरीर को आकार देता है और आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है हमारा हड्डी। उपस्थिति की बात करें मतलब कार्टिलेज की बात करेंगे। तो कार्टिलेज की क्या भूमिका होती है भाई हमारे शरीर में? तो होती है कंकाल के कुछ हिस्सों या कुछ हिस्से पर हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उसे ही उपस्थिति कहते हैं। मतलब उपस्थिति बना उपास्थि कहते हैं। उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। जैसे कान की ऊपरी भाग, नाक या नाक की नोक जो होता है उसमें हड्डी जो है नहीं होती है या कमजोर होती है या उसे मोड़ सकती है, उस तरह का हड्डी को हम उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये बात समझ गए। महत्वपूर्ण संधियां की बात करें, टाइप ऑफ जॉइंट्स की बात करेंगे। जहां 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जैसे कंदुक खलिका संधि की बात करेंगे। कंदुक खलिका संधि जो होते हैं जिसे हम बॉल कहते हैं, बॉल याद रखिएगा। एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं जिसमें सॉकेट होता है या बॉल होता है। अब देखिए होंगे नल-उल में सॉकेट लाते हैं पानी को मोड़ने के लिए, है ना? या बॉल लगाते हैं कि पानी को थोड़ा फैलाव बनाने के लिए या मोड़ने के लिए, है ना? इनमें एक हड्डी का गोल शिरा दूसरे हड्डी की जो है कटोरी जैसे गुहिका में धसे होते हैं। मतलब कि एक नल का पाइप लीजिए, एक नल के पाइप को दूसरे नल के पाइप में जोड़ना हो तो एक गोल जैसा आकार में ले सकते हैं। या आप उसे आप सॉकेट के जॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि एक सॉकेट लीजिए, उस एक जो पाइप का नाली है उसमें घुस सके और दूसरा पाइप का नाली उसमें जो है जॉइंट कर सके, है ना? उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक गोल
मान लीजिए हमारी हड्डी है, ठेवने की हड्डी है और ठेवने की हड्डी में हमको ठेवना का जो है जोड़ना है घुटने का, तो कैसे जोड़ेंगे? एक गोल जैसा, कटोरी जैसा धँसा हुआ हड्डी लेंगे और उसी में जोड़ेंगे। जैसे कंधे और आप कूल्हे की संधि को लीजिए, कंधे की संधि लीजिए, घुटने की संधि लीजिए या केहूनी की संधि ले लीजिए, है ना? हमारी बाँह की संधि ले लीजिए, तो ये सब जुड़ता है, एक वहाँ पे जॉइंट होता है, नालिका जैसा पाइप होता है। अब बात करते हैं धुराग संधि बोलते हैं, धुरा संधि भी बोल सकते हैं, धुराग संधि भी बोल सकते हैं। जिसे हम पियोवेटल जॉइंट बोलते हैं, पियोवेटल बोल दीजिए, पी के बोतल ऐसे याद रखेंगे, जॉइंट। जैसे जहाँ हमारी गर्दन और सिरे जुड़ते हैं, यह हमें सिरे को आगे-पीछे और दाएँ-बाएँ घुमाने की अनुमति देता है। ये हो गए धुराग्र संधि। अब होता है हिंज संधि जो होते हैं, जिसे हिंग हिंग संधि या हैंग जॉइंट बोलते हैं, जो लटकते रहता है, झूलते रहता है। यह केवल एक ही दिशा में आगे-पीछे होता है, गति करने देती है। जैसे दरवाजा का जो कब्जा होता है, जैसे कैसे होता है दरवाजा को खोलिए, फिर बंद हुई कीजिए, तो एक ही दिशा में वो झूलते रहेगा, है ना? हिंग जॉइंट का ये, ठीक है? अचल संधि जो होता है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है। फिक्स्ड होता है मतलब कि इन संधियों पर जो है इस जॉइंट पर इन संधियों पर जॉइंट जो है हड्डी हिल नहीं सकती है, हिलेगा नहीं जॉइंट हो जाएगा तो। उदाहरण के लिए हमारे कपाल की बात करें, स्केल की बात करें, इसमें भी हमारा फिक्स है। ये कार्टिलेज जो है फिक्स है, लेकिन इसमें हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। और हमारा जो हड्डी और ऊपरी जबड़े भी हमारे एग्जाम्पल के रूप में आते हैं, अचल संधि में फिक्स है, जबड़े हमारे फिक्स हैं, है ना? याद रखिएगा। अस्थियाँ कैसे गति करती है, हम बात करते हैं। तो मसल्स का भूमिका आप जानते हैं। तो अस्थियों की गति मतलब हड्डियों की गति देने के लिए पेशियाँ, मसल्स जोड़े में काम करती है, जोड़े में काम करती है। मसल्स की भूमिका होती है। जब एक पेशी सिकुड़ता है, मसल सिकुड़ता है, तो वह अस्थि मतलब हड्डी को अपनी दिशा में घिसता है। ये भूमिका है। अस्थि जो होता है, हड्डी जो होता है, हड्डी को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए दूसरे पेशी सिकुड़ते हैं। अगर अपनी दिशा में जाना है, तो मसल्स जो है दूसरी ओर मुड़ेगा और पहली वाली जो शिथिल होते हैं, रिलैक्स जो हो जाते हैं, पहली वाली शांत हो जाएगा कि अब मेरा काम नहीं है, उसका काम है। ये भी समझ गए। याद रखें कि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। खींचने का काम करता है हमारा मसल्स। अब बात करते हैं जंतु की चाल की बात करते हैं, एनिमल का चाल की बात करते हैं। तो विभिन्न जंतुओं के चलने का तरीका अलग-अलग होता है। अब जंतु में हम लोग भी आते हैं, लेकिन अब जंतु में हम बात करते हैं, छोटे-छोटे जंतुओं की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, ठीक है? अब देखिए तरीके अलग-अलग होते हैं, जैसे केचुआ की बात करते हैं, जिसे हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। इसके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, केवल पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती है। यह अपने शरीर को बार-बार विस्तार और जो है संकुचन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्ट्रेच कर सकती है, ठीक है? करके चलता है। इसके शरीर पर छोटे-छोटे सूक, ठीक है? सूक होते हैं, याद रखिएगा। विस्टल्स जैसा होता है और जो ज़मीन को क्या करता है, पकड़ कर वो चलने में मदद करता है। ज़मीन को पकड़ कर वो चलता है। केचुआ को आप देखे होंगे, है ना? चलिए और भी बात करें घोंघे की बात करें, घोंघा या घेंघा बोलते हैं, जो कि हम इसे समझेंगे कैसे? तो यह अपनी पेशी मतलब पाद मतलब पैर, फुट, ठीक है? मस्कुलर फुट बोलते हैं इसे, पेशीपाद बोलते हैं, जो कि उसकी मदद से चलता है। इसके ऊपर एक कठोर कवच भी होता है, सेल लगा होता है। लेकिन वह गति में जो है मदद नहीं करता, वो गति में मदद नहीं करेगा घेंघा को। घेंघा को देखे होंगे कठोर होता होगा, है ना? अब आराम से देखे होंगे लेकिन वो मदद नहीं करता। उसके अंदर जो मसल्स हैं, उसके अंदर करता है उसमें और वो भी पेशी का बना होता है, मसल्स का पैर होता है। अब बात करते हैं तिलचट्टा, कॉकरोच की बात करते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी चलने के लिए और 2 जोड़ी पंख होते हैं। पंख भी होते हैं तिलचट्टे में उड़ने के लिए। इसका शरीर जो है कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। कठोर होता है और बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है, लेकिन तुरंत बेचारा मर जाता है। पक्षी की बात करें, पक्षी मतलब बर्ड की बात करें, बर्ड्स की बात करेंगे। इनकी हड्डियाँ जो है खोखली और हल्की होती है। कैसी होती है? हड्डी खोखली और हल्की होती है, जो उड़ने में मदद करती है। इनके अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये बात आप जानते हैं। ठीक है? आगे वाला भाग जो है
पंखों में रूपांतरित हो जाएगा, आगे वाला भाग, इसलिए 2 पैर दिखते हैं इसको। मछली की बात करते हैं, फिश की बात करें हैं, तो मछली का शरीर जो है, धरारेखीय होता है। समझते हैं मछली, जो पानी को काटने और तेज़ी से तैरने में मदद करता है। उसका जो छोटा-सा पंख है जो कि कोई भूमिका नहीं निभाता, वो पानी को कटने में कह लीजिए या उसका जो पीछे का जो पंख है, वो काटने में मदद करती है। पूँछ के पंख जो होते हैं, जिसे फिन्स बोलते हैं, दिशा बदलने में मदद करती है। वो काटने में मदद करता है, तेज़ से तैरने में मदद करता है। लेकिन पूँछ का जो पीछे वाला पंख होता है मछली का, वो दिशा बदलता है। हमको इधर जाना है तो मुड़ जाएगा इधर, इधर जाना है तो मुड़ जाएगा इधर, अपना दिशा बदलते रहता है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए सर्प की बात करते हैं, स्नेक की बात करते हैं। सर्प का मेरुदंड बहुत लंबा होता है। मेरुदंड क्या होता है? बहुत लंबा होता है। मेरुदंड उसका मतलब कि साँप ऐसे होता है ना, हाँ, तो इसका मेरुदंड इसमें मुड़कर आगे बढ़ता है। समझ गए? ऐसे, 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 ऐसे मुड़ता है ना? यह सीधी रेखा में नहीं चलता। साँप इसलिए सीधी रेखा में नहीं चलता, इसलिए साँप को अगर भगाना है, अब चलते हैं एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू की कहानी क्या है? ये देखेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है किन्हीं में कौन-सी संधि पाई जाती है, जॉइंट पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हिंज संधि पाई जाती है। हिंज मतलब लटका हुआ, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हमारे कपाल की बात करें, स्कल की बात करें कि संधि जो है, संधियाँ जो है किस प्रकार की होती है हमारे कपाल की, तो हम बताएँगे अचल संधियाँ होती है, फिक्स होती है, याद रखिएगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा प्रश्न है कि केचुआ को मिट्टी पर पकड़ बनाने में कौन मदद करता है? बता दीजिए। तो वो मदद करता है शुक। शुक कहते हैं, याद रखिएगा, या व्रिस्टेल्स कहते हैं। व्रिस्टेल्स कह दीजिए। मछली का शरीर तैरने के लिए जो है कैसा होता है? तो मछली का शरीर अगर देखा जाए तैरने के लिए तो धरा रेखीय होता है। धारा जैसा होता है, रेखीय होता है, स्ट्रीम जैसा होता है, याद रखिएगा। स्टी एम्लिएंट बोलते हैं इसे, एम्लेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। अध्याय 4 की बात करें, सजीव की बात करेंगे, विशेषताएँ और उनके आवास की बात करेंगे। जैसे आवास का मतलब होता है हैबिटेट और अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्ट एडेप्ट करना, एडेप्टेशन बोल दीजिए, है ना? अनुकूलन। अब आवास की बात करें, आवास मतलब हम लोग जो है घर समझते हैं। वह स्थान जहाँ जीव रहता है, उसका आवास कहलाता है, घर कहलाता है। आवास जीव को भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है। जहाँ पे घर होगा, वहाँ पे जल भी होगा, भोजन के लिए होंगे, रुकेंगे, वायु मिलेगा, सब कुछ होगा। अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन क्या होता है कि विशिष्ट संरचनाएँ या स्वभाव जो किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। एडॉप्ट करते हैं ना, अपनाते हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से होती है। हजारों वर्षों से होते रहती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। आवास के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, आवास के प्रकार की बात करें, तो आवास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय आवास होते हैं और स्थलीय आवास में जो होते हैं, उसमें भी मरुस्थलीय क्षेत्र वाले रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले। तो स्थलीय आवास वाले जो होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले जीवों का आवास होता है, जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब मैदानी क्षेत्र भी इसमें आ जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ के पौधे जो हैं, जैसे नागफनी, जल संरक्षण के लिए पत्तियों को जो है काँटों में बदल देते हैं। मरुस्थल वाले पत्ती को काँटे में बदल जाते हैं और तना हरा और मसल हो जाते हैं। तना जो है उसका तना हरा रह जाएगा और मसल जैसा हो जाता है। ऊँट के पैर जो हैं लंबे होते हैं, जो कि रेत में या गर्मियों से बचाता है। रेत में चलने में आसानी होती है और गर्मियों से बचाता है। पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ वृक्ष जो है शंकु आकार का होता है, शंकु का आकार होता है। मतलब कोनिकल होता है, याद रखिएगा, कोनीय आकार का होता है आपको और पत्तियाँ जो है सुई जैसी होती है, ताकि बर्फ और पानी आसानी से फिसल सके। बर्फ और पानी आसानी से फिसल सके और याद रखिए जंतुओं यहाँ पे जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ पे याक मिलते हैं, हिम तेंदुए मिलते हैं और याद रखिएगा कि शरीर पर इनके घने बाल होंगे और फर होंगे। तो ये आपको मिलते हैं मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में। अब एक और बात करें तो घास के स्थल को भी जोड़ लीजिए। घास के स्थल पर हम लोग भी आपको मिलेंगे।
और घास के मानव तो हर जगह मिलेगा, मरुस्थल पे भी मिलेगा आपको, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा और घास पे मैदान पे। जानवर का भी अलग-अलग क्षेत्र है, जिसमें घास के स्तर पर अगर बात करें, तो शेर जैसे शिकारी मटीले रंग के होते हैं, ताकि वे घास में छिपे मतलब घास में छिप सकें और हिरन के कान लंबे होते हैं, ताकि वे शिकार की आहट सुन सकें। तो ये परवरिश के हिसाब से बना हुआ है, कि कौन कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन कैसे लड़ सकते हैं, कौन कैसे किस परिवेश में रह सकते हैं। अब बात करते हैं जलीय आवास का। देखिए, स्थलीय आवास के रूप में हम 3 को पढ़ें, 2 रूप में बटा हुआ है हमारा, है ना? तो जलीय आवास में मरुस्थल, पर्वतीय और घास को पढ़ें। अब पढ़ेंगे जलीय आवास में। जलीय आवास में हम समुद्री, तालाब और जलीय पौधे की बात करेंगे। तो देखिए, जलीय आवास में जो होता है, पानी में रहने वाले जीव को हम कहते हैं, ये बात है। तो समुद्र जो तालाब है, समुद्र कहिए, तालाब कहिए, मछलियों का शरीर धरारेखीय होता है और ऑक्टोपस जैसे जीव समुद्र की गहराई में रहते हैं। आप देखते होंगे। जलीय पौधे जो होते हैं, इनकी जड़ें बहुत छोटी होती है और तना लंबा और खोखला होता है और हल्का होता है, ताकि वो पानी में तैर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के भी पौधे आपको मिलेंगे और स्थलीय में तो आप समझ गए। चलिए। समझ गए ना? जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया कि स्थलीय आवास के रूप में रखें तो 2 रूप में बताए, लेकिन हम 2 रूप के हिसाब से एक रूप हम भूल गए थे घास के। तो घास स्थल भी तो 3 रूप में हुए ना? याद रखिएगा तो 3 रूप में बाँटे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने बताना हमें लगा कि नहीं है, इसलिए मैंने बताया था। चलिए, अब बात करते हैं परिवेश के घटक के रूप में। जो परिवेश होते हैं, जो क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, उसका अलग-अलग जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना हुआ है। जैसे परिवेश के घटक के हिसाब से देखेंगे तो जैव घटक के रूप में, अजैव घटक के रूप में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में पढ़ेंगे और अबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में पढ़ेंगे और इससे सवाल बहुत पूछते हैं। तो आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव जो होते हैं, वो पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव होते हैं। तो जैव घटक जो होते हैं, वो आवास में पाए जाने वाले सजीव होते हैं। जिसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव सब आते हैं, हम लोग भी आते हैं। अजैव घटक में होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आवास में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएँ, कुर्सी, टेबल, चेयर ये बोल लीजिए, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप ये सब निर्जीव में आते हैं, अबायोटिक में आते हैं। लेकिन जल, वायु, प्रकाश ये सब काम आते हैं हमारे जीवन में। सजीवों के अभिलक्षण की बात करते हैं। सजीवों के अभिलक्षण की बात करें तो अब बात करते हैं हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। तो क्या कोई वस्तु सजीव है? इसकी पहचान इन लक्षणों से होता है। क्या ये बात है? तो याद रखिएगा पोषण, वृद्धि और श्वसन और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। पोषण की बात करेंगे तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धि की बात करें तो सजीव समय के साथ बढ़ते हैं। श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन लेना और ऊर्जा बनाना ये बात है। पौधे जो हैं CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया की बात करेंगे, तो याद रखेंगे जैसे छुई-मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियाँ या पत्तियों को बंद होना। ये होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अगर मान लीजिए 5वें पॉइंट की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है? उत्सर्जन कहलाता है। और भी बातें करें 6 नंबर है प्रजनन। प्रजनन की अगर बात करेंगे, प्रजनन जो है अपने समान संतान उत्पन्न करना, ये प्रजनन कहलाता है। 7वां प्रश्न है गति। गति जो है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जबकि पौधे अपने अंगों में गति दिखाता है। अंगों में जैसे पंखुड़ियों में अपना गति दिखाता है, ये होते हैं। अब इससे संबंधित हम MCQ की बात करेंगे तो सुनिए, MCQ क्या है? तो जैसे पहले हम देखेंगे सवाल की। सवाल क्या है? पहला प्रश्न है कि ऊँट का कौन-सा लक्षण जो है, उसे मरुस्थल में रहने के अनुकूल बनाता है, एडॉप्शन करने में मदद करता है, एडॉप्ट करने में मदद करता है? तो उसके लंबे पैर, उसके लंबे पैर के कारण होते हैं, इसलिए गर्मी उसके अंदर जो है पैर के अंदर जो है लंबे पैर के कारण जो गर्मी में रह सकता है या वो मरुस्थल में रह सकता है, उसके पैर जो है अधिक गर्मियों में बालू के गर्म क्षेत्र में भी रह सकता है। नागफनी की बात करें, ऊँट पे हम एक जो है वीडियो तैयार करेंगे जो स्पेशली वाइल्ड एनिमल पे रहेगा। ठीक है? नागफनी की बात करेंगे, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस भाग में होता है बता दीजिए? तो नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण जो होता है सिंथेसिस जो होते हैं मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो हम बताएँगे मसल तने में होता है, मांसल तने में होता है या मांस तले में होता है। तनी तनी, ठीक है? तीसरे प्रश्न है इनमें से कौन-सा आवास जो है अजैव घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, तो वो वायु और प्रकाश आपके अजैविक घटक हैं। कीड़े, घास ये सब जो है जैव हैं।
बोल सकते हैं, चल सकते हैं, काट सकते हैं, है ना? कवक, फंगी ये सब तो हैं, लेकिन एबायोटिक में वायु, प्रकाश ये सब जो हैं आपको निर्जीव इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ प्रकाश देंगे, हवा देंगे, है ना? अगर बोलने लगेंगे तो फिर भाई भयानक डर लगेगा, है ना? प्रश्न नंबर 4 छुई-मुई के पौधे का स्पर्श करने पर जो है पत्तियाँ बंद होना किसका उदाहरण है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की बात करते हैं। अब चलिए कक्षा 6 का जीव विज्ञान का महाअभ्यास टेस्ट करते हैं, जिसमें हम 30 से 50 प्रश्न का अनुमान लगाए हैं। चलिए देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो हमारा था भोजन के घटक, उससे जो सवाल और बने थे और बनाएँगे। जैसे मान लीजिए आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला, काला होना किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो हम बताएँगे स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है ना? ठीक है? ये बात तो जानते हैं। किस विटामिन की कमी से वेरी-वेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से वेरी-वेरी नामक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा, एनर्जी देने वाला पोषक तत्व कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। ये भी हम जानते हैं। इसमें मैंने आंसर को नीचे दिया है जानबूझकर, क्योंकि मैंने सब सब्जेक्ट में दिया है सोशल साइंस के अब लेकिन साइंस वाले सब्जेक्ट में नहीं दूँगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। चौथे प्रश्न है रिकेटेस रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम बताएँगे विटामिन डी की कमी से होता है। अब इसी तरह 5वें प्रश्न देखिए मसूड़ों से खून आना, ठीक है? घाव भरने में अधिक समय लगना किस बीमारी के लक्षण हैं? तो हम बताएँगे स्कर्विक लक्षण है। विटामिन सी की कमी से होता है। अगर मान लीजिए आयरन लोहे की कमी से होने वाली बीमारी कौन-सी है? तो लोहे की कमी से होने वाली बीमारी आयरन की कमी से एनीमिया होता है, अरक्ता होता है। कौन नहीं जानता? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएँगे प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और बैंगनी कलर का होता है परीक्षण के बाद, आप देखे होंगे। भाग 2 मतलब पौधे को जानिए और पौधे से संबंधित एमसीक्यू करते हैं। तो 8वें प्रश्न से शुरू करते हैं। वे पौधे जिनका तना हरा और कोमल होता है, क्या कहलाता है? तो जिनका तना हरा और कोमल होगा, उसे हम हर्ब कहेंगे, हर्बल कहते हैं, शाक कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। अगर मान लीजिए जालिका शिरा विन्यास की बात करेंगे कि वाली जो पत्ती है, पत्तियों वाले पौधे में कौन-सी जड़ होती है? बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो जालिका शिरा विन्यास में अगर बात करें, तो रेशेदार जड़ें होंगी, फाइबर्स रूट होंगे, होंगे कि नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, बताइए जालिका शिरा 8वां का वी तो आप समझ गए। अब जालिका शिरा विन्यास की बताइए, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो हम बताएँगे मूसला जड़ होते हैं, टैप रूट होते हैं। क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। अब 10वें प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और सही बात है, पत्तियों द्वारा अगर मान लीजिए वाष्प के रूप में बाहर निकालना है, तो ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन होगा। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना? पुष्प का मादा जनन पुष्प का मादा जनन अंग कौन-सा है? तो पुष्प का मादा मतलब स्त्री, स्त्री केशर कहते हैं। पिस्टल चला देंगे, ऐसे याद कर लीजिए। स्त्रियाँ अगर गुस्से में आ गई तो पिस्टल चला देगी, याद रखिएगा। चलिएगा 12वां प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन-सी गैस मुक्त छोड़ती है? कौन-सी गैस छोड़ती है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे, इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और क्या? है ना? मुक्त छोड़ती है। अगर मान लीजिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे, 13वां प्रश्न है पुष्प का वह भाग जो कली की अवस्था में रक्षा करता है। तो कली की अवस्था में जो रक्षा करता है, उसे हम बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है? सेपल बोलते हैं या शीपल बोलते हैं। उन केशर जो होते हैं मतलब पुरुष केशर को बोलते हैं कि 2 भाग कौन से हैं? तो 2 भाग कौन से हैं? तो परागकोश हैं और तंतुकोश हैं और वर्तिका और वर्तिकाग्र अगर आ जाए और अंडाशय आ जाए, 3 आ जाए तो स्त्री केशर हो जाएँगे। ये हम जानते हैं। अब भाग 3 पढ़ते हैं शरीर के गति से एमसीक्यू जो बनते हैं, जो डिटेल पढ़े उसकी बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न है कंधे और कूल्हे में किस प्रकार की संधि होती है, जॉइंट पाई जाती है? बता सकते हैं? तो बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएँगे हाँ भाई, हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे उस चीज़ को। क्या जानते हैं? 1 मिनट रुक जाइए। तो ऑप्शन नंबर बी कंदुक और खलिका संधि बोलते हैं। बॉल बोलिए या सॉकेट के रूप में होता है।
सॉकेट जॉइंट के रूप में होते हैं। कोहनी और घुटने की संधि जो केवल एक दिशा में मुड़ती है, उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंग मतलब लटका हुआ, हैंग जॉइंट कहते हैं। और बात करेंगे 17वें प्रश्न की बात करेंगे, हड्डियों को गति देने वाली पेशी मतलब मसल्स कैसे काम करती है? तो हड्डियों को धक्का देकर या हड्डी पेशियों की गति नहीं करती। तो याद रखिएगा, ये जो आप जानते हैं, तो पेशी सिर्फ़ वो मूर्ति है, समझ गए? मतलब कि हमेशा जोड़े में रहती है। मसल्स क्या करती है? जोड़े में होती है, याद रखने वाली बात है। जोड़े में काम करती है मसल्स। ऑप्शन नंबर ए, केचुए के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे-छोटे शुक उसे क्या करने में मदद करता है? तो हम बताएँगे ज़मीन पर पकड़ बनाने के लिए करता है, कि उड़ने में मदद करता है? तो नहीं, ज़मीन में पकड़ बनाने के लिए करता है शुक, मतलब चिपचिपा होता है। मछली का शरीर तैरने के लिए कैसा होता है? तो मछली का शरीर तैरने के लिए धरारेखीय होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। सर्प मतलब साँप ज़मीन पर कैसे चलता है? तो शरीर के वलय लूप बनाकर रेंगता है। रेंगना कह दीजिए। 21वां प्रश्न है दिलचट्टे कॉकरोच में चलने के लिए कितने जोड़े पैर होते हैं? तो कितने जोड़े होंगे? तो 3 जोड़े पैर होते हैं। ये बात हम जानते हैं। समझते हैं? चलिए। अब बात करते हैं भाग चौथा सजीव, जिसमें विशेषता और आवास की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जीव रहता है, क्या कहलाता है? वहाँ स्थान जहाँ जीव रहता है, उसे आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। अगर मान लीजिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे, 23वां प्रश्न है ऊँट के लंबे पैर उसे किस में मदद करता है? तो रेत की गर्मी से शरीर को दूर रखने में मदद करता है। और बात करें 24वां प्रश्न है नागफनी की बात करेंगे। नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए पत्तियों को किसमें बदल लेती है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, काँटों में बदल लेती है। आपसे पूछेगा 25वां प्रश्न है 25वां प्रश्न है पर्वत पर रहने वाली वृक्ष की आकृति कैसी होती है? तो वृक्ष पर रहने वाली आकृति जो होती है, वो शंक्वाकार होती है, कोनिकल होते हैं। आपसे पूछेगा 26वां प्रश्न है 26वां प्रश्न है सजीवों द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है और क्या कहलाएगा? बता सकते हैं? बता दीजिए। तो उत्सर्जन ही कहलाएँगे, ये बात तो हम मानते हैं। ठीक है? चलिए। अब 27वें प्रश्न की बात करेंगे। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां बंद होना किसका उदाहरण है? तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होना, रिस्पॉन्स जो होते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली स्टिमुली बोला जाता है, ऐसे स्टिमुलस बोलते हैं, उद्दीपन को बोलता है। छुइएगा बेचारा सिकुड़ जाएगा, शर्मा जाएगा। इनमें से कौन-सा अजैव घटक जो है एबायोटिक कंपोनेंट है? तो हम बताएँगे जल और प्रकाश एबायोटिक हैं। 29वां प्रश्न की बात करें, जलीय पौधे या पौधों का तना कैसा होता है? लंबा, खोखला और हल्का होता है। ये कौन नहीं जानता है ना? और बात करेंगे व्हेल और डॉल्फिन साँस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम बताएँगे वात छिद्र की इस्तेमाल करेंगे कि गलफड़े के इस्तेमाल करेंगे, ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा, मछलियाँ गलफड़े का इस्तेमाल करती है, गिल्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल जो हैं, नाश नासा द्वारा नासाद्वार कहते हैं उसे, या बात छिद्र कहते हैं, या ब्लो होल्स कहते हैं, उसके द्वारा करते हैं। अब मिश्रित और तार्किक प्रश्न जिससे संबंधित जितने भी हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे, जिसमें 31वां प्रश्न है संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? बता दीजिए। तो हम बताएँगे केवल केवल वसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत बात, सभी पोषक तत्व होने चाहिए। यह आहार जो पोषक होना चाहिए, जल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। समानांतर शिरा विन्यास जो हैं वाले पौधे में जड़ कैसी होती है? तो समानांतर रूप से अगर देखा जाए, तो आपको इसमें रेशेदार जड़ दिखेंगे। समझ गए? अगर मान लीजिए गर्दन और बात करें, गर्दन और सिरे को जोड़ने वाली संधि कौन-सी है? तो गर्दन और सिरे को जोड़ने वाली संधि को हम धुराग्र संधि कहते हैं, पिवोटल पिवोटल कहते हैं, याद रखने वाली बात है। 34वें प्रश्न है कि सजीव में प्रजनन का क्या उद्देश्य है? सजीव में प्रजनन का उद्देश्य अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको जवाब देना चाहिए, क्या दीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अपनी प्रजाति की जो है निरंतरता बनाए रखना, निरंतर रखना, कंट्रोल में रखना, या लगातार अपना कंटिन्यू जो प्रक्रिया है वो बनाए रखना। मरुस्थल जो है, चूहे और साँप गर्मियों में या गर्मियों से बचने के लिए क्या करते हैं? तो वो
कहाँ बिल में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, सत्य है। गहरे बिलों में रहते हैं। चलिए, ये हो गए आपके 6 क्लास का और हम देखेंगे 7वीं कक्षा बायोलॉजी का टॉपिक है पादप पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ इन प्लांट्स पढ़ेंगे, प्राणियों के पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, जीवों के श्वसन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन इन